नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों के जरिए खासकर केच 102.pdf का जो चैप्टर 2 है उसमें गोता लगा रहे हैं। भारत की आज़ादी के ठीक बाद की आर्थिक कहानी, मतलब करीब 1950 से 1990 तक। हाँ, वो शुरुआती दौर जब देश अपनी राह बना रहा था। बिल्कुल। तो आज़ादी मिली और सवाल उठा अर्थव्यवस्था कैसी हो। अब दस्तावेज बताते हैं कि भारत ने एक मिला जुला रास्ता चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी। सही, न पूरी तरह पूंजीवादी न समाजवादी। ऐसा क्यों? क्या वजह थी? देखिए, उस वक्त के जो नेता थे जैसे नेहरू, वो समाजवाद के आदर्शों से प्रभावित तो थे, मतलब समानता वगैरह, पर वो निजी संपत्ति और लोकतंत्र भी चाहते थे। तो लगा कि भाई बीच का रास्ता सबसे सही रहेगा। अच्छा, मतलब सरकार भी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। बिल्कुल। और इसी सोच से फिर प्लानिंग कमीशन बना, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। बिल्कुल। और इन प्लान्स के लक्ष्य भी काफी साफ थे, जैसा सोर्सेज में है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। हाँ, पर मुश्किल ये थी कि साधन तो सीमित थे, तो इन चारों में बैलेंस कैसे बनाया जाए ये अपने आप में एक चुनौती थी। इसी में वो दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीसी महालनोबिस वाली। महालनोबिस। इन्हें तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। कलकत्ता में ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उन्हीं ने शुरू किया, सांख्य जर्नल भी। और दिलचस्प बात यह, वो आलोचना सुनने को भी तैयार रहते थे, अपने आलोचकों की भी। अच्छा, तो ये तो हुई प्लानिंग की बात। अब जरा जमीन पर आते हैं। खेती किसानी, एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स हुए, वो जमींदारी सिस्टम खत्म करने के लिए। ये क्यों जरूरी था? देखिए, मुख्य मकसद तो समानता लाना था, और जो असल में जमीन जोत रहा है किसान, उसको मालिकाना हक देना। इससे उम्मीद थी कि वो खेती सुधारने में ज्यादा दिलचस्पी लेगा, मतलब इंसेंटिव मिलेगा। समझ गई। बशर्ते उसको पूंजी भी मिले। और फिर आई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हाँ, हरित क्रांति, इसने तो काफी कुछ बदल दिया है ना। बहुत कुछ। खासकर गेहूं और चावल में वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाली बीज आए, HYVs, उनसे प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि 60 के दशक के अंत तक भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। फूड सिक्योरिटी आ गई। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। पर इसमें सरकार का क्या रोल था? सरकार का रोल अहम था। स्रोत बताते हैं कि छोटे किसानों तक ये नई टेक्नोलॉजी पहुंचे, इसके लिए कम ब्याज पर लोन दिए गए, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गई। सब्सिडी, ये शब्द तो आज भी सुनते हैं हम। हाँ, और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक चल रही है। किस तरह की बहस? कि ये सब्सिडी जरूरी मदद है या सरकारी खजाने पर बोझ। स्रोत दोनों पहलू दिखाते हैं। एक तरफ इसने छोटे किसानों को मदद की तकनीक अपनाने में, दूसरी तरफ खजाने पर बोझ तो पड़ाई। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि फायदा शायद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या बड़े किसानों को ज्यादा हुआ। हाँ, ये बात भी उठती है। और ये भी कि इससे पानी, बिजली जैसे रिसोर्सेज की बर्बादी बढ़ी। तो मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। और ये भी देखिए कि इतनी तरक्की के बावजूद 1990 में भी देश की करीब 65% आबादी खेती में ही लगी हुई थी। अच्छा, तो खेती में सेल्फ रिलायंस पर जोर था। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। औद्योगिक सेक्टर। हाँ, यहाँ तो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियों पर बहुत ज्यादा फोकस था। ऐसा क्यों? देखिए, सोर्स बताते हैं कि आज़ादी के टाइम पे हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स के पास इतना पैसा, इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें, और ना ही मार्केट इतना बड़ा था कि वो इतना बड़ा रिस्क लेते। तो सरकार को आगे आना पड़ा। बिल्कुल, इसीलिए वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 का, IPR 1956। इसमें इंडस्ट्रीज को बांटा गया। जो सबसे जरूरी थे कोर सेक्टर्स, उनमें सरकार ने लीड ली, प्राइवेट सेक्टर को भी जगह मिली, पर लाइसेंस के साथ। लाइसेंस मतलब इंडस्ट्री लगाने या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए परमिशन लेना। हाँ, सरकारी इजाजत। मकसद ये था कि देश की जरूरत के हिसाब से ही प्रोडक्शन हो, रीजनल बैलेंस भी बना रहे। लेकिन फिर इसे लाइसेंस राज भी कहा जाने लगा। हाँ, वो इसीलिए कि इससे नियम कानून बहुत बढ़ गए, रेड टेपिज्म, देरी, ये सब समस्याएं भी आईं। पर इसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। अच्छा, छोटे उद्योग। हाँ, 1955 में करवे कमेटी बनी थी। उसने कहा कि गांव के विकास और रोजगार के लिए ये बहुत जरूरी है। तो उन्हें कैसे बढ़ावा दिया गया?
उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए गए कि ये सिर्फ एसएसआई ही बनाएगी, टैक्स में छूट दी, कम ब्याज पर लोन दिए, प्रोटेक्शन मिला उन्हें। लेकिन वो जो बड़ी सरकारी कंपनियां थीं, पीएसयूज, उनका क्या हुआ? शुरू में तो जरूरी थी वो विकास के लिए। बिल्कुल जरूरी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समय के साथ, जैसा कि दस्तावेज इशारा करते हैं, कई सरकारी कंपनियां बहुत घाटे में चलने लगी। उनकी एफिशिएंसी पर सवाल उठे और वो देश के सीमित संसाधनों पर एक तरह का बोझ बन गई। तो मतलब शुरुआत अच्छी थी, पर बाद में दिक्कतें आईं। कह सकते हैं शुरुआती विकास में रोल था, पर बाद में परफॉर्मेंस एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो कुल मिलाकर देखें, इस दौर में 1950s, 1990s, भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लानिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में खास स्ट्रैटेजी से अपनी नींव रखी। हाँ, नींव तो रखी। लेकिन साथ ही सब्सिडी की बहस, पीएसयूज की परफॉर्मेंस, लाइसेंस राज जैसी चुनौतियां भी थीं। बिल्कुल। और इन सब पर सोचें तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या? यही कि ये जो पूरा दौर था जिसमें आत्मनिर्भरता पर इतना जोर था और सरकार का नियंत्रण और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, इसने भारत को आगे के लिए, मतलब जो बाद में आर्थिक बदलाव आए 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, उसके लिए कितना तैयार किया, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक अहम सवाल है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।